हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल और हमारा जो फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्ज़ाम है जिसकी अभी तक हमको डेट क्लियर नहीं है, होना तो है ही, तो हमको पहले से ही तैयारी में रहना होगा। और एक एग्ज़ाम है आपका ग्रुप डी का। तो देखिए, ग्रुप डी में तो आपकी हिंदी आएगी नहीं, तो आप इसको कांस्टेबल के लिए और अपने लेखपाल के लिए इस क्लास को ले सकते हो। ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है शाम को डेली 6 बजे। तो क्लास लेना नहीं भूलिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको कराए जाते हैं। तो इससे आपकी तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगी और इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको 114 क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट हम बनाते हैं, जो प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है उसको फिर प्रिंट करा लिया जाता है। तो उसके बाद जब मैं उसको आपको पढ़ाता हूँ तो उसमें देखिए, जो हिंदी जहाँ से काउंट होती है वहाँ से ये नंबर आता है, लेकिन आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको इसको अपना पहला क्वेश्चन मान के चलना है। तो अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए आप। एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो देखिए, आप लोगों ने बोला था कि सर रस, छंद और अलंकार करा दीजिए, बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा है। तो देखिए, मैं उसको इस तरह से तैयार कर रहा हूँ उस मटेरियल को कि उसके बाद आपको कोई भी क्लास देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है कि छंद में कितने चरण होते हैं। तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना, सीधा सीधा 4 चरण होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि सर किसी में 8 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, लेकिन जब नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं, तब आपको आंसर 4 ही टिक करना है। अगर आपसे कोई अलग, कोई मुख्य रूप से किसी का नाम देख करके पूछ लिया जाए, तब आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो मुहावरा है आपका गीदड़ भभकी। तो गीदड़ भभकी क्या होती है? कोरी धमकी। तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, गीदड़ भभकी। यानी इसको ये भी बोल सकते हो आप, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि फिजूल की धमकी देना। होने वाला तो उनसे कुछ है नहीं और हाँ कहेंगे लंबी लंबी कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। तो ये वही होती है गीदड़ भभकी। विरोध करना भी नहीं होगा, धूर्त व्यक्ति भी नहीं होगा और आरोप लगाना भी नहीं होगा। आपको बाकी के ऑप्शंस भी देख लेने हैं। कभी जल्दी जल्दी में ऐसा भी हो सकता है कि आप उसका आंसर गलत लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रस से। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो देखिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 99% बच्चों को जो ये क्लास देख रहे हैं उनको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं पता होगा कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। श्रय से माना जाता है, क्रय से माना जाता है, प्रय या म्रय। हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हो। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको इस तरह के बहुत क्वेश्चन हमारे साथ देखने को मिलने वाले हैं जो आप पहली बार पढ़ोगे हमारे प्रैक्टिस सेट में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे बेनिफिट आपका ये है कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा और आप कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे। तो देखिए, रस का संबंध होता है क्रय धातु से। क्रय का अर्थ होता है करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, निम्नलिखित विकल्प में, प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। बताना है कि वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प। अब वाक्य कौन सा है और किस चीज़ में परिवर्तित करना है? तो ये है हमारा हाथी ने केला खाया। कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है। वाच्य वाली क्लास में आपको करा चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देख सकते हो हिंदी टॉपिक वाइज। वहाँ पर आपको जितने भी टॉपिक हमने कराए हैं वहाँ पर जाकर के आप कवर कर सकते हो। और मैं टॉपिक को इस तरह से कराता हूँ कि उसके बाद आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विश्वास नहीं होता तो एक बार के जाकर ट्रेलर यानी ट्राई ज़रूर करना है, देखनी ज़रूर है वीडियो, क्योंकि वो कहते हैं ना, पुराना चला आ रहा है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो वैसे ही आपको पहले वीडियो देख लेनी है, फिर मेरी बातों का विश्वास करना है। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाइए, फिर उसमें देखिए कि हाँ हमारा कुछ छूट के जा रहा है या नहीं। अगर आपका बचता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर आपने ये पढ़ाया और आपके पढ़ाए हुए में से ये हमसे नहीं हुआ या ये बाहर जा रहा है। मैं यकीन के साथ विश्वास दिलाता हूँ आपको कि उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाने वाला। तो बताना है कि कर्म वाच्य। अगर वाच्य की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, और आपने देखी है तो आंसर कीजिए कि कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है। हाथी ने केला खाया, तो हाथी केला खाता है। तो देखिए, सरल वाक्य है बिल्कुल।
हाथी केला खा लिया, तो ये तो वाक्य ही गलत है। हाथी द्वारा केला खाया गया, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और हाथी केला खाया, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, हाथी द्वारा केला खाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? तो देखिए ये कौन से चिन्ह है, ये होते हैं हमारे विराम चिन्ह। और जब आधा रुकना, रुकने को क्या बोलते हैं, रुकने को बोलते हैं विराम। और जब आपसे बोला यानी आधा रुकना, तो इसको पढ़िए आप आधा विराम। तो आधा विराम को क्या बोल सकते हो आप, अर्ध विराम। तो आपसे यही पूछा गया है। देखिए जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से पढ़िए, उसका अर्थ उसी चीज़ में निकल जाता है जो आप पढ़ रहे हो, उन्हीं शब्दों से पता चल जाता है कि ये हमसे पूछना क्या चाहता है। जैसे यहाँ पता चल गया आधा रुकना, तो आधा रुकने का मतलब अर्ध विराम। विराम चिन्ह आपको कराए थे, सारी चीज़ें बताई थी कि विराम चिन्ह पढ़ने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, ये तक मैं आपको बता चुका हूँ कि आप विराम चिन्ह पढ़ क्यों रहे हैं, क्या आवश्यकता है इनकी, कहाँ इनका प्रयोग होगा, किस तरह से होगा, ये सब चीज़ें आपको बताई हैं। तो देखिए सबसे पहला ये होता है आपका अल्प विराम, ये होता है आपका अर्ध विराम, ये होता है पूर्ण विराम, और ये होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसको आप टपकता आंसू इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हो। तो आपसे आधा रुकने वाला यानी अर्ध विराम ही पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है आपको। शब्द है आपका दशानन, 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन है आपका दशानन, बताना है कि कौन सा सही होगा। 10 हैं आनंद जिसके, 100 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आंगन जिसके, और 10 हैं नान जिसके। तो देखिए जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि आप शब्द में से ही देखिए कि उसका अर्थ क्या है, शब्द आपसे खुद बताएगा। अब देखिए 10 और 10 को जब आप दशानन की संधि विच्छेद करोगे तो 10 प्लस आनंद, और आनंद होते हैं आपके सर। तो 10 हैं आनंद जिसके यानी जिसके 10 सर हैं, अर्थात रावण। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 हैं आनंद जिसके। देखिए 100 है, यहाँ पर बात की गई है 10 की, लेकिन यहाँ पर 100 दे दिए गए हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरा है आपका 10 हैं आंगन जिसके, तो आंगन की बात नहीं की गई है बिल्कुल भी। 10 हैं नान जिसके, तो नान क्या होता है, हमसे पूछा है आनन यानी सर की बात की जा रही है, तो दशानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक विकल्प है। तो बताना है, वाक्य आपका दिया गया है, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। जो किसी भी स्थिति में जब टाला नहीं जा सकता, यानी कि आपको करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम आ जाता है और आपकी तैयारी पूरी नहीं है, और आपका वो ड्रीम है कि मुझे ये जॉब करनी थी, और आप सोच रहे थे, फिर भी अक्सर सोचते हो कि यार थोड़ा टाइम और मिल जाता, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं बचा। आयोग ने एग्ज़ाम डेट दे दी आपको बिल्कुल एकदम जल्दी से की, तो क्या करना पड़ेगा, वो तो आपके लिए अनिवार्य होगा कि कुछ भी हो जाए अब तो एग्ज़ाम देना ही है, यानी कि उसको टाला नहीं जा सकता। तो क्या हो गया, वो आपको अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर से टिक कीजिए। अब असंभव, जिस काम को नहीं किया जा सकता, तो वो क्या होगा, असंभव। अगर आपसे बोले कोई कि आप सितारे तोड़ लाइए या चांद तोड़ लाइए, अक्सर आप वादे करते रहते हो कि मैं तो आपके लिए चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा, तो वो असंभव काम है। ये सब बोलने वाली बातें होती हैं, तो वो कैसा हो गया आपका, असंभव। जो आप कर सकते हो वो संभव हो जाएगा, और आजीवन यानी कि पूरे का पूरा जीवन, शुरू से लेकर अंत तक, यानी जन्म से मृत्यु तक आजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए प्रैक्टिस सेट तो है, लेकिन प्रैक्टिस सेट कराने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इसके विकल्प पर डिफाइन ना करूं, यानी कि विकल्प आपको ना बताऊं। देखिए प्रैक्टिस सेट है, आप इसको 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हो अगर आपको टाइम बचाना चाहते हो, लेकिन अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे तो आपका बहुत सारा सिलेबस यहाँ से ही कवर होता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुनें। यानी कि अरुण दिए गए शब्द का एक अनेकार्थी शब्द है, तो बताना है कि इस अनेकार्थी शब्द यानी किसका, अरुण का, कौन सा शब्द एक अर्थ है, यानी कि कौन सा इसका अर्थ है बताना है, अरुण का अर्थ बताना है। कुल मिलाकर के बात ये की गई है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मैं भी घुमा फिरा के बता दिया। तो सूर्य होगा, आकाश होगा, सोना या फिर गोद। तो देखिए अरुण का अर्थ होगा सूर्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। तो अधिकरण कारक में पर, यानी ऑप्शन नंबर डी।
इसी तरह से आपको एकदम फट से दिमाग में आ जाना चाहिए। कारक भी आपको कराए थे, कारक भी आप जा कर के देख सकते हो, आपको पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार से कारक कराए थे। सभी लोग आपको कराते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह से कराते हैं, लेकिन यकीन मानिए 5-5 प्रकार से बताए थे कि इस कारक को आप कैसे पहचान सकते हो। इतनी सारी पहचान आपको बताई हैं, ये नहीं बताया गया है सिर्फ कि आपने कर्ता ने कर्म को पढ़ लिया, ये भी बताया था कि अगर मोल भाव पूछा जाता है, मोल भाव बताया जाता है तो कौन सा कारक होगा, यदि वस्तु सदा के लिए दे दी जाए तो कौन सा कारक होगा, यदि वस्तु कुछ समय के लिए दी जा रही है तो कौन सा कारक होगा। तो आप समझ सकते हो कि हमारा लेवल क्या होगा। तो हमारी सारी क्लासेज ही इसी तरह से होती हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस लाल बटन को क्लिक करना है यानी सब्सक्राइब वाले बटन को, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें और बताना है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम आपको पढ़ाए थे, सॉरी भेद नहीं है, सर्वनाम आपको पढ़ाए थे, उसमें सारी चीज़ें बताई थी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते थे हमारे, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अति उत्तम पुरुष कहीं आपको नहीं बताया गया था। तो आपसे यही पूछा है कि सर्वनाम का भेद नहीं है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अति उत्तम पुरुष नहीं है। सबसे पहले आपका आता था उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन सा आता था, मैं और हम। मध्यम पुरुष में तुम, और अन्य पुरुष में बाकी सभी के सभी। उत्तम पुरुष को हमने इस प्रकार से समझाया था कि जो वक्ता होता है, मध्यम पुरुष जो श्रोता होता है, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो उस क्रिया को बताना है कि वह क्रिया कौन सी होगी। तो देखिए, जैसे कि आप यहीं से समझ सकते हो कि भूतकाल से तो शुरू हो गई, तो पक्का वो भूतकाल होगा। तो चारों ही भूतकाल की क्रियाएं दी गई हैं आपको। लेकिन जो दूसरी बात दी गई है कि अभी अभी समाप्त हुई, तो अभी अभी समाप्त होने वाले को बोलते हैं हम आसन्न भूत, जो बिल्कुल अभी अभी ख़त्म हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। यानी कि जो वाक्य संरचना के आधार पर बताना है कि अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो इसमें कौन सी क्रिया है, कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक, नाम धातु या संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भी आपको कर जैसी क्रिया दिखाई दे, जैसे देख कर, खा कर, भाग कर, यानी कि एक काम को करने के बाद दूसरा काम किया जाता है, तो वहाँ पर होती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ समझाने के लिए, कि राम श्याम को पीट कर भाग गया। तो यानी कि पीट कर और भाग गया, यानी कि पहले उसने उसको धोया होगा, उसके बाद वो भाग भी गया। तो यानी 2 क्रियाएं हो गई, पीटने की और भागने की। यहाँ पर भी देखने की और निबंध लिखने की 2 क्रियाएं हो गई। तो इसी तरह से आपको पहचान बताई गई है कि देख कर, जहाँ पर भी आपको कर दिखे तो पूर्वकालिक क्रिया में कर जरूर होगा, कि देख कर, पीट कर, खा कर, नहा कर, इस तरह से आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से उस विकल्प का चयन करना है, दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग। तो देखिए, बताना है कि प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। जिन बच्चों ने कर्ता का स्त्रीलिंग पता होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से और बिल्कुल सही से ही कर देंगे। तो प्रबंधकर्ता का प्रबंधकार्ती, प्रबंधकीन, प्रबंधकर्त्री या प्रबंधकर्ती। तो देखिए, कर्ता, जब आपसे कर्ता का स्त्रीलिंग पूछा जाता है तो कर्ता का स्त्रीलिंग होता है कर्त्री। तो प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा, प्रबंधकर्त्री। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप बताना है। तो नेता शब्द आपसे दिया गया है और इसका स्त्रीलिंग शब्द पूछा है। तो नेता का नेते, नेतो, नेताओं या नेता। तो देखिए, नेता का नेता ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इसका कोई बहुवचन नहीं बनेगा। अगर आपसे त्रियक बहुवचन पूछता है तब आप लगा सकते हो नेताओं। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी टिक किया था सभी का गलत हो जाएगा, क्योंकि ये होगा इसका त्रियक बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। इसमें भी बहुवचन बताना है, यानी ऋतु का बहुवचन क्या होगा, ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुयों या ऋतु ए। चंद्र बिंदु है और एक अंकी बिंदी है, तो 2 में से बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और बी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा।
तो 2 ऑप्शन बचे आपके लिए 50-50। तो ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने टिक किया है सभी का करेक्ट होगा, यानी कि ऋतुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। तो देखिए मैंने आपसे बोला था कि आपको इस प्रैक्टिस सेट में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपने आज से पहले ना देखे होंगे और ना ही पढ़े होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तब आप कन्फ्यूज हो जाते हो, क्योंकि मैं ये भी बता सकता हूँ कि कितने बच्चे कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। लगभग सभी आज तुक्का लगा रहे होंगे इस क्वेश्चन में, जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो अधिकतर बच्चों ने द्वित्व पर अपना आंसर टिक किया होगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन, तो आप समझ सकते हो कि आपने द्वित्व लगाया होगा, लेकिन यहाँ पर होगा आपका संयुक्त अक्षर। जितने बच्चों ने संयुक्त अक्षर टिक किया था सभी का करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को भूल भी सकते हो। अगर आप इनको भूलना नहीं चाहते हो तो आपको एक नोटबुक बनानी है जिसमें आप इस तरह के क्वेश्चन रखोगे जो आप कहीं नहीं पढ़ते हो और कभी कभी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे हमारी क्लास में या कभी कभी किसी और क्लास में भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मुझसे पढ़ते हो, किसी और से नहीं पढ़ते होंगे। अच्छी बात है अगर आप और से भी पढ़ते हो या हमारे से सिर्फ और सिर्फ हमसे ही पढ़ते हो, तो बेफिक्र रहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने कोई नोटबुक नहीं बना रखी है तो एक नोटबुक आज से ही बना लेनी है और इस तरह के क्वेश्चन को उसमें नोट कर लेना है। अब क्यों कर लेना है, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो हमको करनी है स्मार्ट स्टडी। तो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी आपको बेनिफिट देगी। तो इसलिए अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो और बच्चों से अलग बनोगे, जब और बच्चों से अलग बनोगे, मैं प्रत्येक क्लास में बताता हूँ, तो आपका सिलेक्शन भी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। तो नासिका द्वारा पंचमा अक्षर होता है, तो पंचमा अक्षर में कौन सा आता है, अणे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्णमाला भी आपको कराई थी ट्रिक के साथ। आप बोल रहे थे कि सर हम पढ़ते तो वर्णमाला काफ़ी बार पढ़ ली लेकिन हर बार भूल जाते हैं। इस तरह से आपको वर्णमाला कराई है कि ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते। करना क्या है, 8 दिन में सिर्फ एक बार उसको रिवाइज़ कर लेना है। सबसे पहले आपको 8 दिन में करना है, उसके बाद 15 दिन में और उसके बाद 1 मंथ में। 3 बार अगर आपने रिवाइज कर लिया तो समझ लीजिए 6 महीने के लिए आपकी वर्णमाला बिल्कुल और बिल्कुल पक्की, गारंटी के साथ 100% गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से अगर किया तो आप ज़िंदगी में कभी भी इस वर्णमाला को नहीं भूल सकते, जो हमने अपनी वीडियो में पढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्य में विशेषण की किस अवस्था से है। तो निम्न वाक्य यानी कि यह करेला कड़वा है कि विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो दोस्तों उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमा या अधिकावस्था। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल गलत है, ये कोई सी भी अवस्था नहीं है, बचे 3 ऑप्शन। तो यह करेला कड़वा है, तो करेले की विशेषता बताई गई है और जहाँ पर सीधे सीधे किसी की विशेषता बताई जाती है वहाँ पर होता है आपका मूलावस्था। तो सर उत्तरावस्था क्या होती है। तो देखिए जब किन्हीं दो वस्तुओं में, व्यक्तियों में कम यानी कि तुलना की जाती है तो वहाँ पर होती है आपकी उत्तरावस्था, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। उत्तम अवस्था क्या होती है, जब बहुत सारी चीज़ों में से या दो में तो आपको उत्तरावस्था आ जाएगा, 2 से अधिक चीज़ों में, आप बोलना है 2 से अधिक चीज़ों में जब एक वस्तु को चुनना हो तब होती है आपकी उत्तम अवस्था, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है। रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट या चंद्रसार। तो देखिए आप इसका फट से आंसर टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आपको ये भी बताना है कि रामचंद्रिका किसकी है और ये भी बताना है कि अखरावट किसकी है। तो रामचंद्रिका किसकी है, केशवदास, और अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन से 3 या 4 क्वेश्चन कवर करने हैं, तभी आप स्मार्ट स्टडी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगभूमि। अब रंगभूमि किसकी है, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती या विष्णु शर्मा। तो रंगभूमि किसकी है, प्रेमचंद। गोदान, गबन ये भी किसकी हैं, प्रेमचंद की। तो देखिए अगर आप एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन कवर करोगे तो आप और बच्चों से अलग बनोगे या नहीं बनोगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं निकाल के देखते हैं वीडियो, हाँ रंगभूमि हमको तो पता है कि किसकी है, प्रेमचंद की है, अपना आंसर देख लिया और जो बताया उनको जा रहा है वो देखा नहीं। तो देखिए जो मैं आपको डिटेल बताता हूँ बाकी एक क्वेश्चन से रिलेटेड वो उनकी छूट जाती हैं, और जो बच्चे पेशेंस के साथ पूरी क्लास देखते हैं उनको
जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी उनको मिलती है। तो एक तो एक्स्ट्रा और दूसरा ये जो चल रहा है वो भी, तो आपने उस बच्चे से ज़्यादा कवर कर लिया तो होए ना आप उनसे अलग। तो दोस्तों क्लास को पूरा देखना है और स्किप करके नहीं देखना है। कभी आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमको पता है तो स्किप कर दो, देखना है कि इसमें क्या नई चीज़ बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। तो देखिए मैंने आपको रचनाओं की एक वीडियो कराई थी, उसमें व्यूज़ बहुत कम है। आपने बोला था कि सर रचना कराइए, लेकिन उससे ज़्यादा व्यूज़ बाकी की वीडियोज़ में है। तो मैंने आपको टारगेट दिया था, वो आपको टारगेट कंप्लीट करना है, तब रचना का दूसरा पार्ट आएगा। अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पर एक डेमो दे देता हूँ कि मैंने जयशंकर प्रसाद जी यानी कि बहुत सारी रचनाएं करा भी चुका हूँ। तो जहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की पूछी है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि 4 रचनाएं दी गई हैं कि हमारी कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इनमें से एक है। अब मैं बताता हूँ कि हमारी जो हमने रिलेट की थी, यानी ट्रिक बोल सकते हो आप उसको, कि उससे आप कैसे पकड़ पाओगे। तो यहाँ पर जय है, तो मैंने आपको बताया था जय शंकर जी के मंदिर में गया था और वहाँ से उसने प्रसाद लिया, और जैसे ही वहाँ से चलने वाला था उसको दिखी उर्वशी। उर्वशी और जय में हुआ था नैन मटक्का, और वहाँ से वे प्रेम के पथ पर चल पड़े थे। जय को प्यास लगी, आगे जाके उसे झरना दिखा। झरना भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, आप ध्यान से सुनते रहिए। प्रेम पथिक भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। वहाँ पर आगे जाके जय ने एक घूंट पानी पिया, एक घूंट भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उर्वशी भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उर्वशी वहाँ से गायब हो गई थी। तब क्या सोचा था जय ने कि उर्वशी काम आई नहीं, यानी कि मेरे काम आई नहीं, आज से मैं हूँ उर्वशी का शत्रु, यानी कि अजात शत्रु। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारे रिलेट करके बताई दी, और इसी तरह से बहुत सारी और भी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको डेमो दिया है कि मैंने ये आपको किस तरह से याद कराई थी और किस तरह से आप इसको उठा सकते हो कि हाँ हमारी कामयाब हुई या नहीं हुई। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी और ये वीडियो भी देख रहे हैं, उनको समझ आ गया होगा कि हाँ हमारे कितने काम की वो वीडियो थी, तो कितने काम हमारे एग्ज़ाम में आने वाली है, क्या हमारे लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं, क्या आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें आपकी आज जो भी कन्फ्यूजन थे, जो भी डाउट थे, वो आज क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। तो किस लेखक को दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सभी के सभी आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मरवा देते हैं। जो आपके मार्क्स कम कराते हैं वो यही क्वेश्चंस होते हैं आपके, जिनको आप ज़्यादा फोकस नहीं करते हो। बाकी जो आपका पोर्शन है हिंदी का, साहित्य को छोड़ करके, वो सब आप अच्छे से कवर कर लेते हो, लेकिन साहित्य में मार खा जाते हो। तो इसको कवर करने का तरीका यही है कि आपको ये पहले से पहले ही आपको लिख लेने हैं और नोट कर लेने हैं किसी एक नोटबुक में। लगातार जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं जिसको मिले हैं, जिस रचना के लिए मिले हैं, वो सभी के सभी आपको लिख करके याद कर लेने हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसी तरह से जो भी पुरस्कार दिए गए हैं आज तक, सभी के सभी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, रमेश कुंतल मेघ को। नेक्स्ट है आपका 136 से 140 है आपका गद्यांश। तो बच्चे बोलते हैं कि सर गद्यांश नहीं कराना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है, मतलब कि सारी की सारी वीडियो गद्यांश में ही निकल जाती है, और अगर वीडियो बड़ी होती है तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए आज मैं 136 से 140 यानी कि तुम्हारा गद्यांश स्किप करा रहा हूँ। अगर आपको गद्यांश पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर हमको गद्यांश भी पढ़ना है, गद्यांश भी आप कराइए, गद्यांश स्किप नहीं करना है। और अगर आप इसी तरह से चलने देते हो तब भी आपको कमेंट करना है कि सर गद्यांश नहीं कराना है, स्किप कर दीजिए। बाद में जैसे मैंने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सभी 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दी है इनकी, और पर्यायवाची शब्द में एक एक पर्यायवाची शब्द के साथ 10-10 पर्यायवाची एक्स्ट्रा बताए हैं। तो आप समझ सकते हो कितने सारे पर्यायवाची आप कराए जा चुके हैं। इसी तरह से मैं आपको लगातार सीरीज चला देंगे गद्यांश की, उस सीरीज में बहुत सारे गद्यांश मैं आपको करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपनी। कमेंट में ज़रूर बताना है, वरना आपकी क्लासेज ऐसे ही चलती रहेंगी, गद्यांश डेली के डेली स्किप होता रहेगा। तो जो बच्चे गद्यांश पढ़ना चाहते हैं वो बता सकते हैं, और जो नहीं पढ़ना चाहते वो क्लास को आगे निकाल करके देख लेंगे, अगर हमारे बच्चे इच्छुक होंगे पढ़ने के लिए। तो आज हम गद्यांश को स्किप कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना है आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करने हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। तो देखिए बताना है कि कौन सा अलंकार। तो अलंकार को पहचानने का तरीका होता है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये मैं आपको तरीका बता दूंगा जब मैं अलंकार वाली वीडियो कराऊंगा।
तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है आज की, तो ज़्यादा लंबी ना हो तो जल्दी से अपना आंसर कीजिए। यहाँ पर तय शब्द की आप देख रहे होंगे बार बार तय शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? यमक अलंकार, सॉरी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास पे टिक क्या बोल यमक रहा हूँ। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार में जो शब्द दिया होता है सेम शब्द होगा लेकिन अर्थ अलग होगा उसका। तो इस तरह से आपको इनको पहचान लेना है। बाकी के श्लेष उपमा ये सब आपको वीडियो में कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेखांकित शब्द का सही अव्यय का भेद। तो ये जो है दिन भर, आज दिन भर वर्षा होती रही, तो दिन भर किसको रिलेट कर रहा है? दिन भर वर्षा होने को। तो आज दिन भर वर्षा होती रही, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय या विस्मय आदि बोधक। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, दिन भर वर्षा होती रही, क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यानी कि आप नानी के घर जाओ, इसका शुद्ध रूप बताना है। आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ। देखिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया है और जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है तो इसमें कोई अंतर है सिर्फ और सिर्फ के का, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इतना बड़ा के का डिफरेंस इसमें नहीं है कि आप नानी घर जाओ या आप नानी के घर जाओ। अगर ये सही है तो ये भी सही है, अगर ये गलत है तो ये भी गलत होगा। आपने नानी के घर जाना है बिल्कुल गलत, आप नानी के घर जाबो ये तो बिल्कुल साफ साफ गलत। तो आप नानी के घर जाइए। तो देखिए इस लाइन को जब आप पढ़ते हो तो इसमें थोड़ी शिष्टता भी आपको नज़र आएगी कि आप नानी के घर जाइए। तो आपका ए ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, यानी कि कौशल। तो कौशल का सेम और कौन सा होगा? दक्षता, नीड़, ज्योत्सना या चपल। तो देखिए कौशल होता है दक्षता, टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है? गुण, गुण तो प्रत्यय हो जाएगा। ए, तो अगर हम ए को निकालते हैं तो हो जाएगा बगुण, तो बगुण कुछ नहीं होता है। अव प्लस गुण, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। और न होता है आपका प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के स्टार्टिंग में जोड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, तो लाली प्लस के माँ, टुक प्लस के ड़ी, शक्ति प्लस के मान, और सफल का हो जाएगा सफ प्लस के लिए। तो यानी कि ये कुछ भी नहीं बनेगा, तो कौन सा बना हुआ नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर डी, सफल शब्द प्रत्यय से नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 विकल्प दिए गए हैं, एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ग्राम आपका तत्सम है, तो ग्राम का संबंध शहर से होगा, बिल्कुल गलत। ग्राम अलग होता है, शहर अलग होता है। तो ग्राम का तद्भव होता है गांव, ना ही सड़क और ना ही खेत। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ वाला विकल्प बताना है आपको। तो यानी कि विलोम शब्द। बंधन, बंधन का बांधना होता है, रिश्ता होता है छोड़ना या मुक्त करना। तो बंधन होता है आपका बांधना, या इसको रिश्ता भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर बंधन का शब्द अर्थ है बांधना। तो बंधन से हो जाएंगे आप मुक्त। तो बंधन का विपरीत अर्थ मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूक्ति का सही संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा होगा। तो सु प्लस उक्ति, से प्लस उक्ति, सु प्लस कृति, से प्लस उक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। छोटा ऊ और छोटा ऊ यानी छोटे ऊ की मात्रा और छोटा ऊ मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा ऊ की मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा आपका सूक्ति। और संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धर्मात्मा, सही संधि विच्छेद बताना है धर्मात्मा में। तो धर्म प्लस के आत्मा, कौन सा ऑप्शन है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के आपके हिंदी के क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है।